वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के केमिस्ट्री के 7 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है ऊष्माल गौतम द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन। ये 5 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर देख करके जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर VVI का मार्क लगा दिया है। इससे पहले मैंने आपको हैबरली द्वारा अमोनिया का उत्पादन पढ़ाया था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। तो और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इसे अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि 3 प्रबल, मुख्य रूप से 3 प्रबल अम्ल माने जाते हैं। पहला होता है HNO3, दूसरा HCl, तीसरा H2SO4। ये तीनों अम्ल के बारे में हम लोग को इस पार्ट में 7 चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसलिए बहुत अच्छी तरह इसको देखिएगा। तो पहला आज हम लोग को नाइट्रिक अम्ल के बारे में अध्ययन करना है। तो नाइट्रिक अम्ल का अणु सूत्र क्या होता है? तो सबको जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का जो अणु सूत्र होता है HNO3 होता है, HNO3। इसका अणुभार जो होता है वो होता है 63। उपस्थिति अगर इसकी बात की जाए तो ये वर्षा के जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वर्षा के जल, मुक्त रूप से ये वर्षा के जल में पाया जाता है। जो अम्ल वर्षा का एक कारण होता है, अम्ल वर्षा नाम सुना होगा आपने, उसका अम्ल वर्षा का एक कारण कौन होता है? ये नाइट्रिक अम्ल होता है। जो NO2 जो गैस होती है वो जल के साथ मिल करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। तो वर्षा के जल में मुक्त रूप से ये पाया जाता है और थोड़ी बहुत मात्रा इसकी मिट्टी में भी पाई जाती है, जो कि नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में पाया जाता है। नाइट्रेट यौगिकों के रूप में यह संयुक्त अवस्था में नाइट्रेट यौगिकों के रूप में कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में पाया जाता है। तो आपको पता चल गया ये 2 जगह मुक्त अवस्था में वर्षा के जल में पाया जाता है, और अगर देखा जाए तो नाइट्रेट यौगिकों के रूप में किसमें? मिट्टी में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का विरचन। विरचन हम लोग 2 विधि पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्रयोगशाला विधि और एक पढ़ते हैं औद्योगिक विधि। तो एक विधि तो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, अगर ओस्टवाल्ड विधि अगर खाली दे रखा होगा तो आपको केवल ओस्टवाल्ड विधि ही करना है। यही आपको, ये इंपॉर्टेंट है, यही आपको करना है। अगर ओस्टवाल्ड विधि नहीं दे रखा है तो आपको दोनों प्रयोगशाला विधि और ओस्टवाल्ड विधि दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला में जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम नाइट्रेट, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। अब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, इसके अभिक्रिया किससे? सोडियम नाइट्राइड से। सोडियम नाइट्राइड NaNO नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्रेट है NO3 से कराने पर क्या बनता है? तो गर्म करने पे नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, HNO3 बनता है। और क्या बनेगा? तो Na बचा और जब SO4 बचा तो क्या बन जाएगा? NaSO4। Na की संयोजकता 1 होती है, SO4 की यहाँ पर 2 होती है, तो यहाँ पे 2 आ गया, Na2SO4। संतुलित कर देते हैं, H 2 बार, H 1 बार, तो 2 लगा देते हैं। SO4 1 बार, यहाँ पे SO4 1 बार, Na यहाँ पे 1 बार, यहाँ 2 बार, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। NO3 1 बार, Na3 2 बार। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दोनों संतुलित हो गया। इस प्रकार पहला प्रयोगशाला विधि कैसे होता है? तो जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल AQ के मूल रूप में होता है कि अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइड से कराई जाती है, नाइट्रेट से, तो क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है और H2SO4 Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ पहला प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में ऐसे ही बनाया जाता है, केतली ले करके दोनों को गर्म करके बनाया जाता है। परंतु हम लोग को जो विधि पूछा हुआ है वो ओस्टवाल्ड विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसको एक और बर्कलेट आयड द्वारा भी बनाया जाता है, तो उसको हम लोग यहाँ बाद में देखेंगे। पहले हम लोग ओस्टवाल्ड विधि बहुत बार पूछा गया, इससे पहले ओस्टवाल्ड विधि देखते हैं। तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा औद्योगिक स्तर पर नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि से ही किया जाता है। याद रखिएगा आप सभी, इसके चरण निम्नलिखित हैं। ये 3 चरणों में संपन्न होता है, तो इनके तीनों चरणों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला चरण हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम, मतलब सबसे पहले अमोनिया गैस, जो अभी हम लोगों ने हैबरली द्वारा उत्पादन किया था। अमोनिया गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। मतलब हमको क्या बनाना है? पहले नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पहले क्या? अमोनिया गैस
NH3 की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन मतलब O2 गैस के साथ किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक, प्लेटिनम सॉलिड रूप में होता है कि उपस्थिति में कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, और क्या बनता है, तो आप देखिए H है और O बचा, तो H और O मिलकर क्या बन जाएगा, जल बनता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। अर्थात फर्स्ट चरण में हमारा क्या होगा, अमोनिया गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस क्या बनता है, जल बनता है और ऊष्मा बाहर निकलती है। यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, देख रहे हैं आप लोग। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया अगर इसको हम संतुलित करें, ये गैस रूप में और ये भी गैस रूप में ही रहता है। N एक बार, N एक बार, H यहाँ 3 बार, H यहाँ 2 बार, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो यहाँ 3 बार, ठीक है, बराबर। O का बात किया जाए, O 2 बार है, इधर कितने बार है, N यहाँ पे ज्यादा हो गया, 2 बार, इधर 2 कर देते हैं। अब O यहाँ 2 बार है और यहाँ पे O कितने बार है, 3 और 2 5 बार है, मतलब 5 बार है, इधर 2 बार है, तो 5/2 तो कभी हो नहीं सकता। मान लीजिए 5/2 यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो 5/2 नहीं लिख सकते, नहीं काम तो कर सकते हैं, सब में 2 से क्या कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अर्थात ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 है तो ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पर कितना हो गया 6 और 4 10, तो यहाँ पे 5 हमने कर दिया, बराबर संतुलित हो गया। तो इसमें हम देखते हैं इस अभिक्रिया में अगर आयतन देखा जाए लास्ट सिद्धांत के अनुसार, तो 5 4 9, यहाँ पर 6 4 10, अर्थात आयतन में वृद्धि हो रही है, ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और यह गैसीय फॉर्म में है, ऊष्माक्षेपी है और यह उत्क्रमणीय भी माना जा सकता है। ठीक है, चलिए उत्क्रमणीय हटा दीजिए। यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और आयतन में वृद्धि हो रही है, इसलिए जब आयतन में वृद्धि हो रही है तो दाब हमें क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, जिससे आयतन को रोक सके। इसलिए इसका दाब जो होता है बहुत अधिक होता है, 9 बार, और ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए इसमें ऊष्मा कम दी जाती है, जो कि कितना होता है, लगभग 500 के होता है। ठीक है, तो पहला हम लोगों का समझ में आ गया फर्स्ट विधि, फर्स्ट ओस्टवाल्ड विधि का फर्स्ट चरण, अमोनिया गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है। अब चरण नंबर 2 देखेंगे, पहले अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत आपको ना हो। तो स्टूडेंट्स अब हम चरण नंबर 2 देखते हैं। तो चरण नंबर 2 है प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड, जो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। हमें नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ था NO गैस के रूप में प्राप्त हुआ था। अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, उसको ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह गैस के रूप में प्राप्त होता है। इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को तीसरे चरण में जल के साथ अभिक्रिया कराने पर नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराने पर, जल से कराने पर, मतलब जल में उसे घुलाने पर क्या प्राप्त होता है, HNO3 प्राप्त होता है। और थोड़ी बहुत मात्रा में, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में फिर NO गैस फिर बाहर निकल जाती है। NO गैस के रूप में थोड़ी सी मात्रा में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। फिर ये NO गैस कहाँ जाएगा आप बताइए, फिर ये NO गैस दोबारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, फिर NO2 बनाएगा, फिर NO2 बनाएगा, फिर यहाँ पर। तो हर बार में थोड़ी सी मात्रा NO की गैस की क्या होती जाएगी, बाहर निकल के दोबारा प्रक्रम में आते जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा जो है इसको संतुलित कर लेते हैं। पहले इसको संतुलित कर लेगा, N एक बार, O यहाँ पर 2 और 1 3 बार है, यहाँ पर 2 बार है, तो अगर यहाँ पे हम 2 बार लगा देते तो 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 लगा देते तो ये भी बराबर हो गया। यहाँ संतुलित कर लेते हैं, N एक बार, N यहाँ पे 2 बार है, O यहाँ पे 2 बार और 1 3 बार, और H यहाँ पे 2 बार, H 2 बार है तो पहले H को संतुलित कर दिया, H 2 बार। अब N यहाँ पे 2 और 1 कितने बार, 3 बार, यहाँ 3 लगा देते हैं। O यहाँ पे 3 दूना 6 और 1 7 बार, 3 दूना 6 और 1 7 बार, बराबर हो गया। जो NaHNO3 हमें प्राप्त होता है, ये हमारा क्या हो गया, तीसरा चरण हो गया। और जो NO गैस निकलती है वो पुनः चरण 2 में दोहरा करके NO2 बनाती है, फिर दोबारा HNO3 का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हमारा ओस्टवाल्ड विधि समाप्त होता है। तो लिखेंगे इस प्रकार, इस प्रकार ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि
द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उत्पादन किया जाता है। तो याद रहेगा ऑस्वाल्ड विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ तीनों इसका समीकरण लिख देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। सबसे पहले ऑस्वाल्ड विधि में क्या था, तो मैं ऑस्वाल्ड विधि आप लोग कहीं पे नोट में कहीं पे अलग जगह लिख लेंगे। ऑस्वाल्ड विधि के लिए फर्स्ट चरण में क्या था, तो NH3 की अभिक्रिया किससे, ऑक्सीजन से कराने पर क्या बनता है, तो NO गैस बनता है और H2O बनता है। दूसरा नंबर, जब ये NO गैस दोबारा आती है यहाँ पर, फिर ऑक्सीजन के साथ इसको कराने पे NO2 प्राप्त होता है और फिर NO2 को दोबारा जल के साथ अभिक्रिया कराने पर हमें HNO3 और प्लस क्या प्राप्त होता है, NO गैस प्राप्त होता है। ये बस 3 स्टेप याद रखिएगा, ऑस्वाल्ड विधि आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑस्वाल्ड विधि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ये कहीं पे आप लोग लिख लेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब एक और होता है बर्कलैंड विधि, जो कि हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़नी नहीं है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। बर्कलैंड विधि जो है उसमें ये चरण 2 और 3 चलते हैं सेम, परंतु चरण फर्स्ट में बर्कलैंड विधि है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो NO गैस का उत्पादन किया जा रहा है, वो NO गैस का उत्पादन कैसे किया जाता है, N2 और O2 को मिला करके NO गैस बनाया जाता है। किसको किसको मिला करके, N2 और O2 गैस को मिला करके बेल्टिनम उत्प्रेरक के पत्ते मिलाकर के क्या बनाया जाता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है। जैसे इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड इससे प्राप्त किया जा रहा है, उसमें N2 और O2 को बनाया जाता है। अब फिर N2 और O2 की यही प्रक्रिया 2 नंबर और 3 नंबर सेम चलती है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप मुख्य रूप से केवल आपको याद क्या रखना है, ऑस्वाल्ड विधि। तो आपको कोई ऑस्वाल्ड विधि पूछेगा तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला चीज कहीं पे नोट में लिखिएगा। लास्ट टाइम में आपको इतना ही याद करके जाना है, ऑस्वाल्ड विधि द्वारा फर्स्ट चरण मैंने इतना हिंदी लिखा है, वो आपको नोट्स के लिए लिखा है। मैं हमेशा नोट्स आपका चाहूंगा पूरा कंप्लीट रहे, परंतु आपको याद रखना है फर्स्ट चरण में अमोनिया जल के वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया फिर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मेरा तो यहाँ तक ये तो मिटा दे रहा हूं मैं, मेरा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ तक मेरा कंप्लीट हुआ चरण नंबर 3। अब हम इसका गुण देखेंगे। यहाँ तो बन गया इस प्रकार निर्माण, अब हम इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में देखते हैं। तो भौतिक गुण क्या है, तो यह रंगहीन होता है, इसका हिमांक 231 के और क्वथनांक 355 के होता है। इसका विशिष्ट घनत्व 1.504 होता है। इसकी संरचना समतलीय होती है। समतलीय किस प्रकार होती है, तो देखिए इसकी संरचना यहाँ पे N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H, इस प्रकार इसकी समतलीय होती है। यहाँ पर 2 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 बिंदु, यहाँ 8, यहाँ भी। ठीक है, तो इसकी संरचना कैसे होती है, समतलीय होती है। बस ये भौतिक गुण काफी है। रासायनिक गुण हम देखते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है बहुत ही प्रबल अम्ल है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन बनाता है। तो लिखेंगे यह एक प्रबल अम्ल है जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजियम आयन और नाइट्रेट आयन बनाता है। नाइट्रेट आयन बनाता है या देता है जल में घुल करके। देख लीजिए किस प्रकार, तो जल से अभिक्रिया HNO3 किससे, जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोजियम। तो आपको हाइड्रोजियम पढ़ाया हुआ आप लोगों ने पीछे, हाइड्रोजियम आयन क्या होता है,
तो H3O को हाइड्रोजन आयन कहा जाता है, H3O प्लस, और जो NO3 है वह माइनस के रूप में, NO3 माइनस। ठीक है, ये परवल अम्ल को दर्शाता है, H प्लस अम्ल है इसमें, क्योंकि जल में तो H2O और इसमें H प्लस जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन। बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, जिसका pH मान आप लोगों ने पीछे जाना भी था, पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि 1 होता है, इसका pH मान बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो आपका पहला क्लियर, जल के साथ, ये जल में घुलनशील है, जो जल के साथ घुल करके हाइड्रोजियम और नाइट्रेट आयन बनाता है, ये हाइड्रोजियम आयन है, ये नाइट्रेट आयन बनाता है। दूसरा कॉपर के साथ अभिक्रिया, आपको पता होगा ये बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो सोना और प्लेटिनम को छोड़ करके बाकी जितनी भी धातु हैं सभी धातुओं को ऑक्सीकृत कर देता है। किसको, सोना और प्लेटिनम को छोड़ के। तो लिखेंगे यह प्रबल ऑक्सीकारक होता, यह प्रबल ऑक्सीकारक है जो सोना, और यहां पर नहीं लिखा जाए, कॉपर के साथ है ना, ठीक है, तो कॉपर वाला डायरेक्ट लिखा जाए, बस याद रखिएगा यह प्रबल ऑक्सीकारक है, सोना और प्लेटिनम को छोड़ के बाकी सभी धातुओं को ऑक्सीकृत करता है। जो कॉपर को ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है। अब कॉपर नाइट्रेट किस प्रकार बनाता है, तो ये कॉपर को 2 प्रकार से कॉपर से अभिक्रिया करता है, एक तनु रूप में, एक सांद्र रूप में। हम दोनों रूप में यहां देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग तनु रूप में देखते हैं। कॉपर के साथ में यह तनु रूप में जब अभिक्रिया करता है, तनु रूप में, कौन से रूप में, तनु, यहाँ लिख देते हैं हम तनु रूप में, मतलब कि तनु रूप का मतलब क्या, पानी की मात्रा ज्यादा और अम्ल की मात्रा कम हो। तो तनु रूप में जब ये अभिक्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस जल बनाता है। याद रहेगा, क्लियर। पहली बार तनु के साथ, मतलब तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करिए, कॉपर नाइट्रेट नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनाता है। और जब यह सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, कौन से, किसके साथ में, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, सांद्र के साथ भी सेम यही कॉपर नाइट्रेट बनाता है, परंतु यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है तो यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। बस यही 2 अंतर है, यही 2 अंतर है। क्या अंतर है कि यहाँ पर तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और यहाँ पर क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। यही 2 अंतर है। यहाँ क्या बनाया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। याद रहेगा आप लोग को। तो कॉपर के साथ, तो ये एक बार फिर से देख लीजिए, यह प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो कॉपर को ऑक्सीकृत करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है। कॉपर तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस जल बनाता है। और ये अगर सांद्र के साथ में, यहाँ तनु के साथ अभिक्रिया, ये सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आप इसको संतुलित कर सकते हैं। यहाँ पे कॉपर एक बार, कॉपर एक बार, N यहाँ पर एक बार, N यहाँ पर कितना हो गया, 2 बार और 1 3 बार है, तो यहाँ पर 3 कर दिया। H यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पे 3 बार हो रहा है, तो यहाँ 3 बेहतर रहेगा नहीं, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 कर दिया। अब 4 पे H हो गया। अब O को मिला लेते, 4 दिया 12, यहाँ 3 दूना 6, 1 6, अभी N 2 बार है इधर और यहाँ N 4 बार है, तो 2 और 1 2, यहाँ 4 बार हो गया। अब यहाँ पर H यहाँ पर 4 बार, तो यहाँ पे 2 कर दिया गया, ये भी बराबर हो गया। H बराबर हो गया, N बराबर हो गया, पर O 4 यहाँ 12, 3 दूना 6, 2 8 और 2 10 बराबर नहीं है। अब O बराबर करने के लिए 2 और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम H वाले में पहले हम 2 और बढ़ा देते हैं। तो H यहाँ पे 2 और बढ़ा दिए तो कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया यहाँ पर, और तो H कितना हो गया, 4 गुना 8, यहाँ पे H को बढ़ा दिए कितना 8,
H वाला 8 हो गया, N कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ पर कितना है 2 है, 2 मतलब 4 हुआ, 8 3 का 24 और यहाँ पर तो अगर यहाँ पर अगर यहाँ 3 कर दें तो यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा N 6 और 2 8, N भी बराबर हो गया। अब यहाँ 8 है, 8 3 का 24 तो यहाँ पर 3 दूना 6 दूना 6 3 18 2 20 4 24, O भी बराबर। अब C बचा, CU यहाँ 3 बार है, यहाँ CU 1 बार, इसको भी कितना कर दिया 3 बार कर दिया। नीचे वाले में देखिए CU 1 बार, CU 1 बार, N 1 बार, N यहाँ पे 2 बार यानी कितने 3 बार, N 3 बार है तो यहाँ पे यहाँ 3 कर देंगे। अब N भी कितना हो गया बराबर। अब H देखते हैं 3 बार, यहाँ 2 बार, तो H भी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तो H को यहाँ पे करने के लिए 4 बार करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे कितना होगा 2 बार होगा। अब H ठीक हो गया तो N गड़बड़ हो गया, 4 बार N है, इधर 2 बार और यहाँ पे 1 बार, तो यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। N भी बराबर, O को देख लेते हैं 4 की यहाँ 12 है, 3 गुना 6 6 4 10 और 2 12, O भी बराबर हो गया, अर्थात दोनों हमारा संतुलित हो गया। तो इस प्रकार हमने देखा कॉपर के साथ अभिक्रिया करके यह बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो कॉपर को ऑक्सीकृत करके क्या बनाता है कॉपर नाइट्रेट, दिखाई साफ दे रहा है, कॉपर नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ तक हमारा 2 अभी हुआ, अभी और भी अभिक्रिया है, तो अच्छी तरह इसको सुधार दीजिए, तब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिंक के साथ अभिक्रिया। जिंक के साथ कैसे अभिक्रिया करता है तो हमने पहले पढ़ा कि अभी ये प्रबल ऑक्सीकारक है, तो यह जिंक के साथ अभिक्रिया करके जिंक को ऑक्सीकृत कर देता है, तो अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है? जिंक नाइट्रेट बनाता है। अब जिंक नाइट्रेट बनाता है तो ये सेम कॉपर की तरह ही अभिक्रिया 2 प्रकार से करेगा, सांद्र के साथ में, तनु के साथ में। जब जिंक सांद्र तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ? तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का हॉट ट्विस्ट और N2O, याद रखिएगा यहाँ पर N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है और क्या बनाता है? जल बनाता है। और यदि अगर वह सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करता है, सांद्र HNO3 के साथ में, तो उससे यही अभिक्रिया होती है, जिंक नाइट्रेट बनाता है और प्लस में यहाँ पे NO2 बनाता है। तो दोनों में आपको समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे N2O बनाता है, यहाँ पे क्या बनाता है? NO बनाता है। क्लियर? तनु और सांद्र कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अधातु के साथ अभिक्रिया। तो आपने पढ़ा था कि ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, जो अधातु को भी ये क्या कर सकता है? ऑक्सीकृत कर सकता है। तो लिखेंगे प्रबल ऑक्सीकारक गुण के कारण, प्रबल ऑक्सीकारक गुण के कारण यह अधातु को भी ऑक्सीकृत करता है, कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। अब मैं संतुलित नहीं कर रहा हूं, आप लोग उसको संतुलित कर लीजिएगा, बुक में संतुलित क्या हुआ थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं टाइम लग जाएगा ज्यादा, ठीक है। तो प्रबल ऑक्सीकारक गुण का ये अधातु को भी ऑक्सीकृत कर रहा है। आपकी किताब में अधातु सिर्फ 4 दे रखा है, मैं यहाँ पे 2 करवा रहा हूँ, एक I2 के साथ करा रहा हूँ और एक कार्बन के साथ में। I2 के साथ में HNO3 अभिक्रिया करता है और कार्बन के साथ में HNO3 अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? तो दोनों में सेम वही प्रक्रिया होती है, दोनों ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अर्थात I जो है ऑक्सीकृत होकर HiO3 बनाता है, आयोडिक अम्ल बनाता है, और ये जो C है वो इसके साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और क्या बनाते हैं? तो ये वाला जो पार्ट है दोनों का NO2 बनाता है, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और दोनों क्या देता है? जल देता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप फास्फोरस का भी खुद कर सकते हैं, फास्फोरिक अम्ल बनाता है। इसी प्रकार सल्फर का भी कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, बस आप इतना याद रखिए, अधातु के साथ अभिक्रिया करके वो उसको क्या कर देता है? ऑक्सीकृत कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट है भूरा वलय परीक्षण। अब भूरा वलय परीक्षण क्या है? तो ये नाइट्रेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट परीक्षण होता है। जब नाइट्रेट की अभिक्रिया फेरस से लवण से कराई जाती है, मतलब Fe डबल प्लस से कराई जाती है, तो NO गैस तो बनेगी, जैसे इसमें सब में बन रहा है NO,
NO2 बन रहा है, तो NO गैस वहां बनती है और यह दोबारा उससे अभिक्रिया करके एक भूरे रंग का वलय देती है, जिसको हम लोग भूरा वलय परीक्षण के नाम से जानते हैं। अर्थात जब नाइट्रेट आयन को सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखिएगा थोड़ा सा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है, Fe++ से जब नाइट्रेट आयन की सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में Fe++ से अभिक्रिया कराई जाती है तो NO गैस बनता है, ठीक है। यह NO गैस पुनः Fe++ के जलीय विलयन चाहे Fe पर डायरेक्ट रखिए, Fe++ के साथ अभिक्रिया करके भूरे रंग का वलय बनाता है। इस जिसे भूरा वलय परीक्षण कहते हैं, चाहे इस परीक्षण को भूरा वलय परीक्षण कहते हैं। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। नाइट्रेट आयन NO3- प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक वाला H+ हम ले लेते हैं और किसकी उपस्थिति में Fe++ के साथ अभिक्रिया करेगा तो Fe++ को ऑक्सीकृत कर देगा, तो ऑक्सीकृत कर दिया तो Fe++ बनाता है, NO गैस बनाता है और क्या बनाता है, जल बनाता है। ये संतुलित करते हैं, N एक बार O यहाँ पर 3 बार है तो 1 और यहाँ 1 बार, तो यहाँ पर 2 लगा दें तो O बराबर, H यहाँ पर 4 दूना 2 दूना 4, तो यहाँ 4 लगा देंगे, H भी कंप्लीट करा देंगे। F यहाँ पर सब कोई बराबर है। अब यहाँ प्लस और माइनस को बराबर कर देते हैं, यहाँ 4 बार है और 2, प्लस वाला कितने बार हो गया, 6 बार, और माइनस कितना 1, तो 6 अब में से 1 गया 5, मतलब प्लस वाला 5 है, परंतु यहाँ पे कितने बार है, यहाँ तो 3 ही बार है, अर्थात 2 बार इधर अधिक है। अब इसको हम यहाँ 2 करते हैं तो 3 दूना कितना आ जाएगा, 6 बार हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ 3 मानिए कि एक हट गया, तो यहाँ पर कितना 3 बार, तो अगर यहाँ पे अगर हम 3 कर देते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही करना है, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 4 10 में से 1 गया 9, बराबर हो गए, कंप्लीट। तो इस प्रकार ये हमारा पहला बन गया। और ये जो NO गैस है, पुनः बोला गया यह गैस पुनः Fe++ के संकुल के साथ, देखिए ध्यान से, Fe++ देख रहे हैं कि संकुल के साथ में ये पुनः NO गैस दोबारा जाती है, अभिक्रिया करके क्या बनाती है, एक संकुल यौगिक बनाती है Fe++CO, यहाँ 6 है, ठीक है। ये संकुल यौगिक है जो आपको 8वें पाठ में पढ़ना है, ध्यान से देखिए, 8वें 9वें पाठ में पढ़ना है, पढ़ाया जाएगा उसमें। तो यहाँ 6 है, एक ये इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ हो जाता है 5 NO, और ये संकुल बनाती है यौगिक। ये कैसा होता है, भूरा रंग वलय होता है, भूरे रंग का वलय होता है, इसका निर्माण करके और क्या बनता है, एक जल का बाहर निकल जाता है। यह भूरा वलय परत नली के ऊपर दीवार पर गोल रंग का वलय बन जाता है, भूरे रंग का वलय बन जाता है। इसी वलय बनने के कारण इस परीक्षण को क्या कहता है, भूरा वलय परीक्षण होता है, जो नाइट्रेट आयन का परीक्षण करता है। इस प्रकार हमारा ये भूरा वलय परीक्षण समाप्त होता है। एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा कि भूरा वलय परीक्षण क्या है। तो जब नाइट्रेट आयन सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में Fe++ के साथ अभिक्रिया करता है तो NO गैस बनाती है। ये NO गैस पुनः Fe++ के साथ में अभिक्रिया करके भूरे रंग का वलय बनाती है, जिसे भूरे वलय परीक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा रासायनिक गुण कंप्लीट होता है। अच्छी तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। अब इसके बाद छोटा सा एक है उपयोग हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं
उपयोग अर्थात नाइट्रिक अम्ल के कौन कौन से उपयोग हैं? तो इसका पहला उपयोग है रासायनिक उर्वरक अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है विस्फोटक पदार्थ जैसे कि बारूद ये सब बनाए जाते हैं वो नाइट्रेट से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के विलायक के रूप में, अभी आपने पढ़ा था कि धातुओं को ये अपने अंदर घोल लेता है, ऑक्सीकारक का गुण होता है, तो ये धातु के विलायक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। परंतु याद रखिएगा सोना और प्लेटिनम को नहीं घोलता है, बाकी सारे धातुओं को ये घोल देता है। नेक्स्ट है अम्लराज बनाने में। अम्लराज जो होता है अम्लों का राजा कहा जाता है, मतलब कि यह सारे धातुओं को ये अपने अंदर घोल सकता है, यहाँ तक कि सोना और प्लेटिनम जैसे धातु को भी अपने अंदर घुला सकता है, उसे अम्लराज कहते हैं। अम्लराज में 1 भाग HNO3 होता है और 3 भाग HCl होता है, ये दोनों मिलकर के अम्लराज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अम्लराज का। तो HNO3 बनाने में, वो अम्लराज बनाने में भी HNO3 का प्रयोग किया जाता है। अम्लराज अभी आगे इसके बाद आप लोग को पढ़ाना है। नेक्स्ट है अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग प्रयोगशाला में जो भी कुछ है, जैसे कि आप उसमें पढ़ेंगे तो सेकेंड बुक जब आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक का, तो उसमें आप देखेंगे कि HNO3 का प्रयोग हम लोग कई बार अभिकर्मक के रूप में करेंगे, बहुत सारे प्रतिफल बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 5 उपयोग हैं, आप लोग व्यवस्था देख लीजिएगा। खत्म। यहाँ पर हम लोग का HNO3 बनाने की विधि गुण तथा उपयोग समाप्त होता है। 5 मार्क्स। अच्छी तरह से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। और आपको किसी भी चीज़ में से कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसे जरूर ठीक करूँगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया तो इसे लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। धन्यवाद।